अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। पहली इंपेयरमेंट, पहला टेस्ट बांटते हैं। कितना लॉस हुआ था टेस्ट 1 में? इंपेयरमेंट टेस्ट 1 ये 5 इसमें हुआ था ना। तो ये किसको एलोकेट होगा? कराची को, सारा का सारा कराची को होगा 5। ठीक है, अब आते हैं सेकंड टेस्ट पे। सेकंड टेस्ट में कराची भी है, लाहौर भी है और पीडीसी भी। सेकंड टेस्ट में लॉस कितना है? 11 155 ओवर 281, 1100 ओवर 281, 26 ओवर 281। 6.08, 3.92, 1.02। ठीक है, इनके प्रोपोर्शन में बांट दिया। तीसरा टेस्ट, तीसरे टेस्ट में लॉस कितना निकला है? 40 का। अब ये कराची में भी बंटना है, लाहौर में बंटना है, शावर में बंटना है, हेड ऑफिस में बंटना है और पीडीसी में बंटना है। और चूंकि अब ये दो लॉस हो चुके हैं तो इनकी कैरिंग अमाउंट लिख लेते हैं, भूल जाएंगे वरना। इसकी बन चुकी हुई है सेकंड टेस्ट हमने किया था तब तो कैरिंग अमाउंट नहीं लिखी थी। क्या जब सेकंड टेस्ट कैरिंग अमाउंट लिखी थी? 155। पाँच और 6.08। लाहौर 100 माइनस 3.92। शावर को कुछ नहीं किया, हेड ऑफिस कुछ नहीं किया। 26 माइनस 1.02। अच्छा, ये जो किया हुआ ना, ये जो मैंने किया था, इसकी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। ये सही है गलत नहीं है, इसकी मैं आपको रीज़न बताऊंगा जब आप होमवर्क करके आएंगे अगली क्लास में। ये मैंने लिख दिया था, लिखा रहने दें आप, काटे नहीं, लेकिन मैं इसकी रीज़न बताऊंगा जब आप लोग होमवर्क करके आएंगे, क्योंकि अभी अगर इसकी रीज़न बता देना तो होमवर्क में गलती कर जाएंगे। तो पहले होमवर्क कराइए, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने -11 यहाँ क्यों किया था। जी ये ऐसे, ये ऐसे। तो इनकी अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट है थर्ड इम्पेयरमेंट के लिए 148.92, 96.08, 125, 84 और ये 24.9। तो ये हो गया है नहीं 479। देखें 479 होगा ये।
12.9 ठीक है, इस रेशो में इस लॉस को बांटना है। पहले भी कैरिंग अमाउंट की रेशो में ही बांटा है ना। अब चूंकि ज्यादा रश मच गया था ना, इसलिए कैरिंग अमाउंट लिख दी। 12.43 40 को इस रेशो में बांटना है, 12.43 सर 4 करने वाले ले जी 4 कर दें। तो 8.02 जी 8.02 10.43 10.43 7.01 2.08 2.08 बस हो गया। लेकिन बनता है 40, नहीं तो आगे पीछे कर लें कुछ। जी सर 39.9 राउंड ऑफ हो जाएगा कहाँ करूँ, किसको बढ़ाऊँ? सर कम करने पर कैसे बनाएंगे सर 2.08 पड़ा देते हैं कितना आ रहा है? 39 पॉइंट। 9 चलो ये लो, ठीक है। तीनों लॉस बांट लिए। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? सवाल की रिक्वायरमेंट थी कैरिंग अमाउंट आफ्टर लॉस। तो अब जो फाइनल रिक्वायरमेंट थी वो बनाते हैं, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स। ये मेन रिक्वायर्ड था। की में क्या है भाई, 160 में 5 चार्ज किया, फिर 6.08 चार्ज किया, फिर 12.44 चार्ज किया। लाहौर में 100 में 3.92 चार्ज किया, फिर 8.02 चार्ज किया। पेशावर में 125 में 10.43 चार्ज किया। फिर हेड ऑफिस में 7.01 चार्ज किया। फिर पीडीसी में 26 में 1.02 चार्ज किया था और 2.10 चार्ज। 136.48 136.48 88.06 114.57 76.99 22.88 पॉइंट। अब आप रिपोर्टिंग फाइनल में आ गए ना, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। जब आप इन सवालों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, इन्हीं सवालों को बार बार करें, स्पीड बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अभी तो देखो मैं समझाते हुए चल रहा था ना, तो 20 नंबर के सवाल में 1.5 घंटा तकरीबन लग गया। लेकिन जब आप खुद सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करके गए होंगे तो ये आधे घंटे में शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल लगेगा, यहाँ भी 3 घंटे का पेपर होता है। तो ये 18 नंबर का सवाल। और पार्ट बी में पूछा हुआ है कि इम्पेयरमेंट लॉस डिफरेंट क्यों आया। हाँ जी, इम्पेयरमेंट लॉस डिफरेंट क्यों आया?
क्योंकि पहले हमने कॉर्पोरेट एसेट्स को एलोकेट कर दिया था, तो जिसकी वैल्यू यूज कम थी उसमें कम एसेट का हिस्सा आया, हमने एलोकेट किया था ना। पहले तो देखें फर्क आया है वाकई कि नहीं आया, लॉस चेंज आ रहा है ना। अगर आप टोटल करेंगे ना तो जो पार्ट 1 किया था उसमें 80 मिलियन का लॉस आ रहा था, अगर टोटल करेंगे आप इनको, और जो पार्ट 2 किया है अभी इसमें 56 मिलियन का लॉस आ रहा है, यानी अभी लॉस कम आ रहा है। सब ग्रुप को मिला के जितना लॉस मिलेगा वो 56 बनेगा, कॉस्ट इम्पेयरमेंट ट्रैकिंग इनको जब ऐड करेंगे तो 56 बनेगा जी, तीनों को इम्पेयरमेंट मिलाएंगे ना तो 56 बनेगा। अब की बार कम इसलिए बन रहा है क्योंकि अब हमने सारे सीजीयूज की वैल्यू यूज मिलाई और उसके अगेंस्ट फिर हेड ऑफिस को कंपेयर किया। ये तो जो पेशावर अच्छा वाला सीजीयू था उसकी भी वैल्यू यूज बीच में आ गई, और अब ये वैल्यू यूज ज्यादा है क्योंकि अच्छी वाली भी आ गई है, और इनके अब ये जब ज्यादा है तो ये फिर कमजोर पड़ गया उनके सामने, तो इसलिए इम्पेयरमेंट लॉस कम निकला। लेकिन पहले क्या था कि ये तीनों से अलग अलग लड़ाई कर रहा था जाके, 84 के 3 टुकड़े कर दिए थे, पॉइंट 1 में यहां नहीं लिखा हुआ, जो इससे पहले किया था 84 के हिस्से कर दिए थे, कराची को जाके भी चार्ज हो गया था, लाहौर को भी एलोकेट हो गया था, पेशावर को भी हो गया था। तो अब कराची जो चला पहले ही बहुत कमजोर था, जब साथ इसका भी वजन पड़ गया, देखें 155 तो पहले ही थोड़ा है ना, जब साथ बिल्डिंग का भी वजन पड़ गया तो इसलिए इसका लॉस और ज्यादा आ गया। तो चूंकि पहले हमने ये हेड ऑफिस को सब में बांटा हुआ था, तो जो कराची का सीजीयू बेचारा पहले ही वीक था उसमें बिल्डिंग का पोर्शन आने की वजह से 65 का लॉस शो हो गया था। देखें दोबारा सुने, सबसे स्ट्रांग ये है, सबसे स्ट्रांग सीजीयू पेशावर है। अगर सारी की सारी बिल्डिंग इधर ले आते तो शायद ये उस सारे को एब्जॉर्ब कर जाता। इसकी वैल्यू यूज बहुत ज्यादा है ना, इसकी रिकवरेबल बहुत ज्यादा है, ये बड़ा तगड़ा है। तो अगर सारा का सारा बिल्डिंग यहीं ले आता तो शायद पूरी बिल्डिंग इसी में एडजस्ट हो जाती, ये कमजोर सा है। तो जब हमने कंबाइंड किया तो बिल्डिंग को तो इसी ने जेर कर लिया, इसलिए लॉस थोड़ा निकला। लेकिन जब हमने पहले पॉइंट 1 के अंदर बिल्डिंग को तीनों में बांट दिया था तो ये पहले ही कमजोर था, साथ बिल्डिंग का और हिस्सा इसके अगेंस्ट आ गया, तो इसमें और लॉस नजर आ गया। इसकी एक मिसाल शायद आपको सुनने में अजीब लगे, 3 साथी फौजी इकट्ठे एक दुश्मन को मारने जा रहे हैं, उन तीनों में से एक ज्यादा तगड़ा है, एक बड़ा हीरो है। अब जब तीनों मिल के उस विलन को मार रहे हैं तो विलन को तो बेसिकली वो तीसरा वाला ही मारा जा रहा है, बाकी 2 खड़े होकर तो ऐसी तलवारें चला रहे हैं, लेकिन वो तीनों मिलके हावी आ जाएंगे उसके ऊपर। सिचुएशन समझ रहे हैं? 3 हीरो एक विलन से लड़ने जा रहे हैं, इन 3 हीरो में से एक ही हीरो तगड़ा है, बाकी 2 बस साथ हल्के फुल्के से हैं। अब वो जब तीनों मिलके उसके साथ लड़ रहे हैं तो असल में तो वो तीसरा वाला तगड़ा मार रहा है उसको, लेकिन वो साथ जो 2 हल्के वो भी खुश हो रहे हैं कि हमने भी मारा है। लेकिन जब वो उन तीनों से थोड़ा थोड़ा अलग अलग लड़ने आएगा तो वो जो 2 मारे हैं उनको वो जख्म पहुंचा देगा, फिर तीसरे वाले से लड़ने जाएगा तो तीसरा वाला उसको जेर करेगा। तो अगर वो अलग अलग लड़ने आएगा तो जो कमजोर थे वो बेचारे जख्मी होंगे, लेकिन जब तीनों के तीनों मिलके उस विलन को मारने गए तो जो तगड़ा वाला था उसी ने विलन को लम्या पा लिया, लेकिन जो 2 हल्के थे वो भी खुश हो गए कि हमने भी उसको मारा। तो इसलिए जब मिल के जा रहे हैं तो लॉस कम निकल रहा है, लेकिन जब बिल्डिंग को इन तीनों में से अलग अलग बांट दिया था तो ये वाला पहले ही बड़ा कमजोर था, बिल्डिंग का वजन आने से और लॉस नजर आ गया था। अरे 100 है ना, 15 ये इससे बेहतर है, ये पहले ही उससे 5 कम है, तो ये पहले ही 15 इससे ज्यादा है, तो ये बिल्डिंग का वजन उठा सकता है। वो पहले ही अपना वजन ही नहीं उठा पा रहा तो बिल्डिंग का हिस्सा डाल दिया तो वो तो और गिर जाएगा। तो जब अलग अलग बांटा था तो बीच में जो कमजोर सीजीयूज थे जिनकी रिकवरेबल कम थी, बिल्डिंग का हिस्सा डालने से लॉस और ज्यादा नजर आ गया। जबकि जब हमने कंबाइन करके किया तो अच्छे सीजीयूज के अंदर ये कमजोर सीजीयूज भी छुप गए आगे, और उन्होंने मिल के फिर बिल्डिंग का जब मुकाबला किया तो ओवरऑल लॉस कम निकला।
अच्छा, एक तो आपने ये सवाल दोबारा करना है, एक तो आप ये सवाल दोबारा करेंगे। दूसरा सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं जिसका सोल्यूशन भी अपलोडेड मिलेगा, वो है जो पहले आपको पढ़ने को कहा था, लेकिन अगर वो मैं क्लास में डिस्कस करता तो ये रह जाना था। तो वो आप होमवर्क कर रहे हैं, दिसंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1, दिसंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1, ये आप लोग होमवर्क करके आ रहे हैं। इसका सोल्यूशन मैंने साथ अपलोड किया हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये आप होमवर्क करके आ रहे हैं। लास्ट हिस्सा है SIS का, लॉस रिवर्सल, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल। यानी पहले लॉस हुआ था, अब हालात अच्छे हो गए। पहले लॉस था, हालात ख़राब हो गए थे, इंडिकेशंस थी, मार्केट ख़राब हो रही है, हमारी कंपनी का नाम ख़राब हो गया, एसेट ज़ख्मी हो गया, इस तरह के मसले आए थे जिस वजह से हमने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर लिया था। अब क्या हुआ है, अब हालात हो गए हैं ठीक, यानी ख़राब थे अब वापस अच्छे हो गए हैं। तो हालात अच्छे होने से फ्यूचर बेनिफिट्स कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो वो जो पहले हमने डर के कि रिकवरेबल अमाउंट कम है, इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर लिया था, अब जब फ्यूचर बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, यानी पहले कैरिंग अमाउंट थी 100, रिकवरेबल अमाउंट हालात खराब थे तो 70 थी, 30 का लॉस आ गया। फिलहाल डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देते हैं। अगले साल, ये 2019 का वाकया है, अगले साल रिकवरेबल अमाउंट 140 हो गई है और एसेट हमारी बुक्स में 70 पे आ रहा है। पहले एसेट को मैं डाउन करना पड़ा था, अगले साल हालात अच्छे हो गए, रिकवरेबल अमाउंट 140 तक पहुंच गई, तो 130, तो अब हम पहले लॉस रिकॉर्ड किया था, अब हम गेन रिकॉर्ड कर लें, 55 का गेन रिकॉर्ड कर लें। फिर अच्छा चले छोड़े, कैरिंग अमाउंट 100 है, रिकवरेबल अमाउंट 120 है, क्या करें? छोड़ें, कुछ नहीं कहा मैंने। कैरिंग अमाउंट 100 है, रिकवरेबल अमाउंट 120 है, कुछ भी नहीं करेंगे या इसको अपवर्ड करके गेन बना लेंगे? कुछ नहीं, इंपेयरमेंट गेन नहीं होता। अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो बस खुशी की बात है, हम लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, गेन नहीं बना लेंगे। 2019 में लॉस हुआ था क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट कम थी, लॉस हमने बना लिया। अगले साल रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई? तो 55 का क्या करें? गेन बना ले? नहीं, इंपेयरमेंट गेन कुछ नहीं है। अगर जिंदगी में पहली ही दफा रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा आई है तो अच्छी बात है, बस सिर्फ खुशी की बात है, काउंटिंग नहीं करनी। लेकिन अगर पहले एक दफा लॉस हुआ था और फिर वापस बढ़ी है, तो अब हम गेन नहीं रिकॉर्ड करेंगे, जो लॉस था उसको रिवर्स करेंगे। कितना? 30। 55 का कुछ नहीं करेंगे, बस 30। और वो जो उससे ज्यादा ऊपर 25 चला गया, वो बस अल्लाह का शुक्र है चला गया, खुश होंगे सिर्फ। तो इसलिए इसको इंपेयरमेंट गेन की बजाय रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कहते हैं, कि अगर पहले हालात डाउन हुए थे और फिर वापस ठीक हो गए, तो जो पहले लॉस चार्ज कर लिया था, हालात वापस ठीक होने पे इस लॉस को रिवर्स करना पड़ेगा। पहले तो कुछ जल्दी जल्दी जबानी जबानी लपेट लें चीजें। पेज 8 के एंड पे आइए, पेज 8 के एंड पे।
इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो जाता है, हम हर साल के एंड पे देखेंगे कि कहीं इंडिकेशंस तो नहीं है कि इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये इस पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है कि हर साल के एंड पे इंडिकेशंस देख लेनी चाहिए। हर साल के एंड पे इंडिकेशंस देखेंगे। इंडिकेशंस क्या है अगले पेज पे देखिए, वही जो पहले पढ़ी थी उनकी उलट है। जो पहले पढ़ी थी ना उन्हीं की उलट है। पहले था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अब कम हो गए। पहले था एसेट की वैल्यू कम हो गई, अब बढ़ गई है। पहले था मुल्की हालात खराब हो गए, अब मुल्की हालात अच्छे हो गए। पहले था कंपनी ने यूज चेंज किया, उससे बुरा असर पड़ा, अब कंपनी ने यूज चेंज किया, उससे अच्छा असर पड़ा। पहले था कि एसेट हमारी सोच से बुरा परफॉर्म कर रहा है, अब है एसेट हमारी सोच से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वही सारी इंडिकेशन है पेज 9 के ऊपर, लेकिन उनका उलट हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे हमने जब रिवर्स करना है, यहां सुने कितना रिवर्स किया, 55 30। लेकिन मैंने भी मिसाल रखी है एसेट डेप्रिशिएबल नहीं है। अब डेप्रिसिएशन ले आते हैं। मकसद है जो लॉस हुआ था उसको रिवर्स कर देना, मकसद इनकम बनाना नहीं है। फर्ज करते हैं कि अभी इसकी 10 साल लाइफ बाकी थी, तो 2020 में हम इसको कम करके 70 पे ले आए ना, तो ये 10 साल लाइफ अगर बाकी थी तो ये 7 डेप्रिशिएट होके 63 बन गया होगा। 10 साल लाइफ बाकी थी तो 7 डेप्रिशिएट होके 63 बन गया होगा। देखें हम इसको लॉस चार्ज करके रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 70 पे ले आए थे ना। 2019 में हम इसको इंपेयर करके 70 पे ले आए थे। अब इंपेयरमेंट के बाद डेप्रिसिएशन दोबारा निकाली होगी, तो 2020 की डेप्रिसिएशन कितनी आई होगी, 10 साल लाइफ बाकी थी 7, तो 70 में से 7 डेप्रिशिएट होके 63 रह गया होगा। तो 2020 में कैरिंग अमाउंट है 63। अब अगर रिकवरेबल अमाउंट है 125 और हमें नजर आ रहा है कि हालात तो बहुत अच्छे हो गए, कितने अच्छे हो गए, हम लॉस रिवर्स करेंगे। पिछला कितना लॉस था, 30, हम पिछला 30 रिवर्स कर देते हैं। जब 30 रिवर्स करेंगे तो 63 वाला एसेट बढ़ के 93 पे आ जाएगा। 63 है ना, लॉस रिवर्स करेंगे तो 30 से बढ़ जाएगा। 30 क्यों, क्योंकि पहले 30 किया था, उसको रिवर्स कर दिया, तो एसेट बढ़ के कहां तक आ जाएगा, 93। लेकिन ये सही नहीं हुआ। इसलिए सही नहीं हुआ कि हम लॉस रिवर्स कर रहे हैं, और लॉस रिवर्स का मतलब है समझो कुछ हुआ ही नहीं था पहले। हम गेन नहीं बना रहे, हम लॉस रिवर्स कर रहे हैं, यानी जो पहले हुआ था समझो कुछ हुआ ही नहीं था, रिवर्स कर दो। तो अगर लॉस रिवर्स करने का मतलब यह है कि समझो कुछ हुआ ही नहीं था, तो अगर कुछ वाकई ना हुआ होता तो आज एसेट बुक्स में कितने पे आ रहा होता, 100। कितना डेप्रिशिएट होता, 10 डेप्रिशिएट होता, तो आज ये बुक्स में कितने पे आ रहा होता, 90 पे आ रहा होता ना। तो हम उसको 93 तक नहीं बढ़ा सकते, हम इसको 93 तक नहीं बढ़ा सकते। तो रिवर्सल का यही कॉन्सेप्ट है ना, यही कॉन्सेप्ट है कि हम अगर लॉस रिवर्स कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर लॉस कभी हुआ ही ना होता तो क्या होता, तो फिर एसेट 100 का और अब वो 90 का रह गया होता। अगर हमने यहां 30 का लॉस रिवर्स कर दिया तो उससे एसेट बढ़ के 93 तक पहुंच जाएगा, तो इफेक्टिवली हमने गेन बना दिया होगा। कितने का, 3 का। तो इसलिए लॉस जब रिवर्स करना है, पहली बात यह कि लॉस रिवर्स करना है, इनकम नहीं बनाने का शौक हो रहा। अगर इनकम बनाने का शौक होता तो जब जिंदगी में पहली दफा रिकवरेबल ज्यादा आई थी तभी इनकम बना लेते। इनकम नहीं बनानी, लॉस रिवर्सल है। और लॉस रिवर्सल का मतलब है कि जितना लॉस हुआ था वो रिवर्स कर दें, यानी जो हालात थे समझो खत्म हो गए। तो अगर जो हुआ था वो हुआ ही ना होता
तो फिर ये एसेट बुक्स में कितने पे आ रहा होता, 90 पे आ रहा होता। तो हम इसको बढ़ा के 93 नहीं बना देंगे। तो इसलिए पेज 9 पे ये देखिए मैंने एक अपर लिमिट लिखा हुआ है, तकरीबन मिड में एक अपर लिमिट वाली बात लिखी हुई, ये पढ़ लें जरा। कि आप इंपेयरमेंट लॉस को जरूर रिवर्स करें, जरूर करें रिवर्स, लेकिन उस अमाउंट से ऊपर नहीं ले जाना जो होती अगर ना। shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been charged। जी इसका अब हल बताता हूँ ना कि आप एग्जाम में क्या करें, इसका हल बताता हूँ। तो इसको हैंडल करने का हल बताता हूँ आपको। हल बताने से पहले इसकी अकाउंटिंग देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग क्या होगी, जो लॉस की अकाउंटिंग होती थी उसको रिवर्स कर देंगे। देख लें भैया एंट्री रिवर्स की हुई है, पेज 9 पे ही देखिए, जो पहले बताई थी उन्हीं को रिवर्स किया हुआ, चाहे पेजेस पलट के देख लें, जो मैंने लॉस की एंट्रीज बताई थी उन्हीं को रिवर्स किया हुआ। पहले P&L रिवर्स होगा, उसके बाद सरप्लस में जाएंगे। पहले कॉस्ट मॉडल कर लेते हैं, फिर रिवैल्यूएशन मॉडल कर लेंगे। तो अब एक इंडिविजुअल एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल वाले का भी एक सवाल बनाया हुआ है मैंने, और रिवैल्यूएशन मॉडल वाले का भी एक सवाल बनाया हुआ है। पहले कॉस्ट मॉडल वाला देखते हैं। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 पे आ जाए। पढ़ लें, करता हूँ बोर्ड पे। 7 नहीं, हाँ ठीक है 7। जी पढ़ लिया। 2 इम्पेयरमेंट टेस्ट हैं और कहा है कि इन दोनों इम्पेयरमेंट टेस्ट की जो डबल एंड एक ही एसेट है, फिर सिंगल एसेट समझ लेते हैं पहले। इसके लिए ना मैं आपको एक टेबुलर वर्किंग बता रहा हूं। जिन्होंने लास्ट टाइम मुझसे पढ़ा था, मैं रिवैल्यूएशन के एक टेबुलर वर्किंग सिखाता होता हूं। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, चलें अब बता देता हूं। एक टेबुलर वर्किंग दिखने में थोड़ी लेंथी लगेगी, लेकिन कंट्रोल में रहता है काम उससे। अभी चूंकि सवाल में रिवैल्यूएशन नहीं है, कॉस्ट मॉडल है, तो जस्ट एक एसेट का कॉलम आ जाएगा और एक इम्पेयरमेंट लॉस का कॉलम आ जाएगा। खरीदा कब एसेट, कितनी कॉस्ट, 40। सरप्लस नहीं लिखा, एसेट का कॉलम लिखा है और इम्पेयरमेंट लॉस का कॉलम लिखा है मैंने। एक टेबुलर वर्किंग कर रहा हूं। ये जो एक एसेट है ना, देखें यहां पर मैंने क्या समझाया कि जब लॉस रिवर्स करें तो लिमिट क्या रखें, किससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कैरिंग अमाउंट होती अगर इम्पेयरमेंट ना हुआ होता। तो इसको हैंडल करने के लिए एक वर्किंग बता रहा हूं। हो सकता है आपको थोड़ी लेंथी लगे, लेकिन आसान है।
31 दिसंबर 15 पे डेप्रिसिएशन चार्ज की कितनी लाइफ कितनी है? कितनी डेप्शन? 5 35। फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट कब हुआ है? 30 जून 2017। अरे ये ना सवाल वो इनको तो मैं ठीक वाली दे दूंगा। ये जुलाई 15 है, ये जनवरी 15 नहीं, जुलाई 15 है। जी जी, ये जो परचेज डेट है ना इसको जुलाई कर दें। या एक मिनट, इसको जुलाई कर देते हैं या उनको दिसंबर कर देते हैं। एक मिनट बताता हूँ, हम 7 कर रहे हैं ना। हाँ वो जुलाई है, वो जुलाई है, जनवरी नहीं है, जुलाई है। सोल्यूशन जुलाई के अकॉर्डिंग है। और इसमें अकाउंटिंग ईयर नहीं लिखा हुआ, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से जुलाई से जून है। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून। ये अब इनको जो फाइल मिली होगी वो तो ठीक मिली होगी। ये फर्स्ट जुलाई था जी। तो 30 जून 16 को डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। कब हुआ इम्पेयरमेंट टेस्ट? 17। तो फिर एक साल और गुजार लेते हैं। 30 जून 17 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई 5 30। 30 जून 17 को इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ और हमने रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना है। रिकवरेबल अमाउंट क्या है दोनों में से? हायर 24। तो रिकवरेबल अमाउंट है 30 जून 17 पे कितनी? 24। इसका मतलब है लॉस हो गया 6 का। ये 6 का लॉस P&L में चार्ज हो गया, 6 का लॉस हो गया। छः का लॉस आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस। आगे चलते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करने के बाद डेप्रिसिएशन रिवाइज हो जाएगी ना। 24 के पास जिंदगी कितनी बची है? 1 2 6, कितना? 4। अच्छा, अगर आपको तो पुरानी चीज याद है तो आपको ये चीज याद होगी, अजीब बात नहीं है। डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज होने की वजह से रिड्यूस हो गई है। किससे रिड्यूस? जो पहले होती थी। कितनी कम हो गई? 1। अब आपने 1 कैसे कैलकुलेट करना है? 4 और 5 को कंपेयर नहीं करना, आपने इस फिगर को रिमेनिंग लाइफ पे बांट देना है। लॉस आने की वजह से डेप्रिसिएशन भी तो कम चार्ज होने लग गई ना। देखें, ये जो ये करना था ना कि कितना लॉस रिवर्स करना है, उसकी लिमिट, मैं अब उसकी लिमिट सवाल में कैसे हैंडल करेंगे उसका एक वर्किंग वाला तरीका बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है। मैं इस सवाल को आपको कॉन्सेप्ट से भी क्लियर कर दूंगा और हैंडल करने के लिए वर्किंग भी सिखा रहा हूं। तो आप जो अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन है, जिस तरह रीवैल्यूएशन में होती है ना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, तो अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन इसको रिमेनिंग पे डिवाइड कर लें। 1 आ गया, ये अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन है, ये इसमें से नेट करते जाएंगे। ये रह गया 20, ये रह गया 5। During 2018, estimate life was used by
ड्यूरिंग 18 लिखा हुआ कि 19 लिखा हुआ? अच्छा जी 18 लिखा हुआ, 18 लिखा हुआ। तो ड्यूरिंग 18 मतलब यही है। क्या हो गया ड्यूरिंग 18? तो हमारे मुताबिक लाइफ बनती थी 6, लेकिन 2 साल कम होके 4 रह गई, 4। तो अंडर चार्ज डेप्शन कितनी? 6 डिवाइडेड बाय 1.5। ये बच गया 18 और ये बच गया 4.5। अगले साल इम्पेयरमेंट टेस्ट कब हुआ है? इसका मतलब 1 साल और गुजार लें। 30 जून 19 सेम 6 डेप्शन चार्ज हो जाएगी और 1.5 अंडर चार्ज हो गया। यहाँ रह गया 12 और यहाँ बच गया 3। क्या कर रहा हूं मैं, दोबारा देखें। जो लॉस चार्ज किया था, लॉस चार्ज होने से डेप्रिसिएशन भी थोड़ी चार्ज हो रही थी, मैं उसमें वो एडजस्ट करता जा रहा हूं। मैं इस तरह से वर्किंग इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हुआ तो उसमें हम इस तरह की टेबुलर वर्किंग ही करते हैं, इसलिए मैं कॉस्ट मॉडल में भी ऐसा करा रहा हूं। वरना इसके बगैर एक और तरीका भी लगा सकता था, वो भी बताऊंगा। एक और तरीका भी लगा सकता था जी। अब हो गया इम्पेयरमेंट टेस्ट। 30 जून 19 को रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 19.5। लेकिन 19.5 और इसमें कितना डिफरेंस है? 7.5 का, 7.5 का। तो अगर सारा का सारा 7.5 रिकॉर्ड कर लिया तो हम तो गेन में चले जाएंगे। हमने लॉस रिवर्स करना है। लॉस हुआ कितना था, लेकिन हम रिवर्स उतना करेंगे जितना यहां बचा रह गया होगा। हम 3 रिवर्स करेंगे, उससे ज्यादा रिवर्स नहीं कर सकते हम 3 रिवर्स कर देंगे। ये लॉस का चक्कर खत्म और एसिड बढ़ के 15 तक पहुंच जाएगा। लॉस रिवर्सल हम उतना ही करेंगे जितना यहां बचा हुआ था। ये क्या हुआ था, जितना लॉस चार्ज हुआ था वो एडजस्ट करता जा रहा था मैं अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन। मैंने इस तरह से फॉर्मेट इसलिए बताया क्योंकि सब नहीं, तकरीबन सारे टीचर्स ही ऑलमोस्ट ऐसे बताते हैं। रिवैल्यूएशन की एक टेबुलर वर्किंग सिखाई होती है। ये कि मेहनत वहां पहले आपने की हुई है, इसलिए आपकी मेमोरी में होगा, इसलिए मैंने आपको टेबुलर ही बता दिया। अगर किसी के लिए चीज बिल्कुल नहीं है तो मैं एक और तरीका भी बता देता हूं। जितना लॉस हुआ था उसको अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन से कैसे निकाली है ये, इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके। जब रिवर्सल की बारी आई देखेंगे कितना लॉस बचा रह गया है, जितना बचा रह गया बस सिर्फ वो रिवर्स हो सकता है। अभी आपने कहा था कि इसको 90 को 93 नहीं करनी, लेकिन इधर आपने 3 ऐड करके उसको 15 कर दिया। तो वो 93 वाला 3 नहीं है, वो 93 वाला 3 नहीं है, 90 और 93 वाला वो फिगर्स और है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे कुछ गेम चला गया ना, 63 से बढ़ाना जरूर है, ठीक है, लेकिन इससे ऊपर नहीं ले जाना। बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ा देना कि वो इससे ऊपर निकल जाए। तो इम्पेयरमेंट लॉस जब चार्ज किया था 2 एंट्रीज पूछी हैं 30 जून 17 पे, P&L डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट 6। और जब 30 जून 19 पे रिवर्स किया तो ये एंट्री रिवर्स हो गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और P&L क्रेडिट 3। इस वर्किंग में ऑटोमेटिकली वो उसकी लिमिट में ही रहता है। इस वर्किंग में ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं आपको वो लिमिट वाली बात भी बता देता हूं, वो भी कर लेते हैं। अगर स्टेबुलर वर्किंग से ना चले होते तो ये तो फिर भी काम कर ही रहे हैं ना। तो आज 30 जून 19 पे आके कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 12। ये है ना,
कैरिंग अमाउंट आ रही है 12, रिकवरेबल अमाउंट है 19.5। कैरिंग अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई। अब देखना यह है कि क्या हम ये सारा का सारा 7.5 रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं, ये करना है ना, देखते हैं रिवर्स होता है कि नहीं। फिर सुन लीजिए, जिनको ये टेबल समझ आ गया हो गया, इस टेबल से फायदा क्या होगा, ये लिमिट के लिए परेशान नहीं होना। टेबल में नजर आ रहा है हम मैक्सिमम कितना लॉस रिवर्स कर सकते हैं, 3, बस टेबल से नजर आ गया। वैसे ही समझाने के लिए, नॉलेज के लिए, या जिनको ये टेबल समझ नहीं आया, एक और बात बता रहा हूं, इस सेकंड इंपेयरमेंट के टाइम पे कैरिंग अमाउंट 12 आ रही होती, ये तो डेप्रिशिएट ही किया मैंने सिर्फ, रिकवरेबल 19.5 है। अब हमने देखनी है लिमिट, लिमिट निकालते हैं। लिमिट ये है कि अगर इंपेयरमेंट लॉस चार्ज ना हुआ होता, अगर इंपेयरमेंट लॉस चार्ज ना हुआ होता तो $40, $35, $30 लॉस ना चार्ज हुआ होता, फिर से 5 या चेंज हो जाता, चेंज हो जाता ना, एस्टीमेट चेंज 4, $15। 30 जून 19 पे अगर इंपेयरमेंट लॉस चार्ज ना हुआ होता तो आज एसेट इतना आ रहा होता। ये लिमिट है। हम लॉस रिवर्स करेंगे, 12 को बढ़ाएंगे, लेकिन 12 को बढ़ाते बढ़ाते जब यहां ले जाने की कोशिश करेंगे तो 15 से ऊपर नहीं ले जाना। यानी हम कितना लॉस रिवर्स कर सकते हैं, 3। तो अगर अंग्रेजी की बात करें तो ये वर्किंग थी कि 15 लिमिट है, इससे ऊपर नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर आपने वैसे हैंडल करना है तो उसके लिए अच्छा है कि अगर आप ये टेबल और वर्किंग कर लें, कंट्रोल्ड है। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपकी मेहरबानी है, टाइम कम लगेगा, वरना मुझे वो सारा दोबारा बताना पड़ेगा। आपने I-16 में चाहे FAR 2 चाहे FAR 1, जब भी, चाहे अभी चाहे 4 साल पहले, जब भी आपने रिवैल्यूएशन पढ़ी हुई है और आपको रिवैल्यूएशन आती है, हम CFAP में रिवैल्यूएशन नहीं दोबारा कर सकते। आप सिर्फ एक मेहरबानी ये कर लीजिए कि इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि रिवैल्यूएशन मैं चाह रहा हूँ पहले आप रिवाइज कर लें खुद से। आप खुद से, मेहरबानी बहुत आपकी, आप अपने पुराने लेक्चर्स ढूंढें, फर्म में है किसी जूनियर से पूछें, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको I-16 रिवाइज कराऊं। ठीक है, इंसाफ की बात नहीं है। आप लोगों के पास पुराने नोट्स पड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी तरह आप लोग ढूंढें और रिवैल्यूएशन रिवाइज कराइए, रिवैल्यूएशन रिवाइज कराइए कि जब रिवैल्यूएशन होती है तो फिर पहले लॉस चार्ज होता है कि पहले सरप्लस खत्म होता है, फिर सरप्लस ट्रांसफर क्या चीज़ होती है, ये आप लोग रिवाइज करके आइए। क्योंकि इसके बाद जब ये ख़त्म करा दूंगा मैं IAS, फिर मैंने एक दो छोटे छोटे और टॉपिक कराने, IFRS 5 कराऊंगा, फिर एक IFRIC 1 है, वो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन वो अभी अभी 1.5 साल पहले गया है FAR 2 में, लेकिन यहाँ टेस्ट फिर से हो सकता है क्योंकि अर्लियर टॉपिक टेस्ट हो सकते हैं। तो जो लोग 1.5 साल से ज़्यादा पुराने हैं उन्होंने वो नहीं पढ़ा होगा, तो मैंने वो पढ़ाना है, अगले वीक में पढ़ाऊंगा। उसके लिए भी रिवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप अब जब अगली क्लास में आ रहे हैं, जब अगली क्लास में आपसे मुलाकात हो रही है तो आप तब रिवैल्यूएशन रिवाइज कर चुके हों। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिवाइज करके आइएगा।
ठीक है, इसको मैं यहीं रोकता हूँ क्योंकि अब अच्छा, अब इसमें ये अगली क्लास में ब्रेक से पहले पहले इंशाल्लाह ये सर्विसेज खत्म हो जाएगा। टेस्ट की कुछ ऐसे ही है कि अपलोड किया करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम, वो स्टूडेंट सॉल्यूशन भी अपलोड ही करेंगे वापस, तो उसके लिए देखते हैं टॉपिक वाइज चलें या। अच्छा जी, हाँ जी, अबू दाऊद में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में, मोमिन की बात आ रही है अब, मोमिनों में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले वो हैं जो इखलाक में सबसे अच्छे हैं। यानी एक तो मोमिन, मुसलमान और मोमिन में फ़र्क होता है, और मोमिन में भी टॉप पे जो इखलाक में सबसे अच्छे हैं। अब आप लोग ना इस वक्त आर्टिकल्स में हैं, आर्टिकल्स में हम लोगों को ये ट्रेनिंग मिली होती है, और आप में से जो लोग सीनियर हैं, सुपरवाइज़र हैं, जो भी हैं, हमें कॉर्पोरेट कल्चर में और ख़ास तौर पे आर्टिकल्स के अंदर एक ट्रेनिंग मिली होती है कि जो जूनियर है उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि उसको जलील करेंगे तो ही उसकी ट्रेनिंग होगी। ये एक बकवास बात है। तो आप लोग जो इस वक्त सीनियर पोजीशन पे हैं, जिनके नीचे कोई ना कोई जूनियर काम कर रहे हैं, आप यकीन करें आपका बहुत सख्त होना, सख्त ज़बान इस्तेमाल करने से आपके जूनियर आपकी इज्जत नहीं कर रहे होंगे, वो आपके इखलाक से आपकी इज्जत करना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है ना कि ये जो जूनियर है वो गोलियां कराएंगे, और अगर आप उनसे नरम बात करेंगे तो वो गोलियां कराएंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि बेहतरीन कामिल ईमान वाला वो है जिसके अच्छे इखलाक हैं। तो इसलिए इखलाक को हमारे लिए, हम चूंकि सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, ख़ासतौर पे सीए फर्म्स के अंदर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीनियर बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गालम गलोच भी होती है, फिर जो जूनियर लेवल पे लोग हैं बहुत गंदी घटिया ज़बान सीए फर्म्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इखलाक अच्छा बनाना है अपना। इंशाल्लाह ये इस पूरे सेशन के अंदर इस टॉपिक पे बार बार बात कर रहा हूँगा। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी।